वेलकम टू अरिहंत। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं गोलीय दर्पण। अब आइए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ प्रकाश का परावर्तन के चैप्टर से समझ में आ रहा है कि हमारे पास प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत जो हैं वो बहुत सारे हैं। हमारे पास कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं प्रकाश के और कुछ हमारे बनाए गए। तो यहाँ देखिएगा, प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे, इन सब को क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या हो गए प्राकृतिक सोर्स हो गए। और कुछ हमारे मानव निर्मित क्या हो गए, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये सब क्या है, ये सब प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जो है प्रकाश हमारे लिए बहुत ही सहयोगी है, क्योंकि अगर हमें कोई वस्तु देखनी है तो अगर उस वस्तु पे प्रकाश जाकर उसे टकरा कर मेरी आंखों पे आएगी तभी हमें वो वस्तु दिखेगी। तो यानी एक चीज तो क्लियर है, हमें कोई वस्तु तभी दिखेगी जब प्रकाश उससे जाकर टकराकर उसका परावर्तन होकर हमारी आंखों पे आए लाइट, तभी हमें वो दिखेगा। तो यानी हमारे आंखों को अगर कोई वस्तु देखनी है तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास इसके आधार पर प्रकाश स्रोत के निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा गया है। दीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं क्या करते हैं, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। दूसरा हमारा क्या हो गया, अदीप्त प्रकाश स्रोत, वही प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि जैसे क्या होता है, अगर मैं बात करूं मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में, तो प्रकाश जो सूर्य से आता है उसमें क्या होता है, उसके मून के जो है तापमान को बढ़ाता है। बाद में क्या होता है, वहां से प्रकाश किरणें हमारे जो है पृथ्वी पे आती है, जिससे हमें दिखाई देता है, जबकि वो खुद कोई ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता है, उसको बोलेंगे अदीप्त सोर्स। बात करते हैं यहाँ पे प्रकाश के गुण। देखिए, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, पर उसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई बस देख पाते हैं। साधारणतः जो है प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है। अब बात करते हैं प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जहां हवा है वहां भी चल सकता है, जहां पानी में भी चल सकता है, और जहां हवा नहीं है, यानी जहां माध्यम नहीं है, वहां भी प्रकाश चल सकता है। बात करते हैं इस प्रकाश को ही क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है हमें पता है। इस तरह से हमारा प्रकाश जा रहा है, इसके साथ साथ क्या होगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तरंगे होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे होंगी। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तरंगे हो गई ऊपर वाली, और ये हमारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे हो गई। इस तरीके से हमारा प्रकाश गति करता है। इसके साथ क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा आदि से गुजर नहीं सकता। चलिए बात करते हैं प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बात करते हैं चमकदार पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित होता है। चमकदार पृष्ठ से, जैसे हमारा कांच है, शीशा होता है, शीशा के एक साइड से क्या होता है, पॉलिशिंग की जाती है, तो दूसरी साइड से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने पास से ना इधर उधर हो जाता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अब प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। और जो दीप्त प्रकाश है ना, उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। 8000 एंगस्ट्रॉम होता है लाल कलर का, और 4000 होता है बैंगनी का। आइए बात करते हैं आगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनके बारे में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास प्रकाश आया, अब जिस बिंदु पे टकराया उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। और जिसे सरफेस से टकराता है ये, उसके लंबवत इस लाइन को बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या है, अभिलंब इसके लंबवत है। अगर इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण आई होता है। अब ये जो प्रकाश जितने कोण से आई उतने ही कोण से अविलंब के साथ उतना ही कोण बना के निकल जाएगी। ये हमारा होता है परावर्तन कोण। ये हमारी क्या होगी, परावर्तित किरण हो गई। ये हो गया आपतन बिंदु हो गया। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ, जिस पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। आपतित किरण क्या होता है, जो प्रकाश की किरण, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। परावर्तित क्या होता है, जो है पृष्ठ से टकराकर जो किरण वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। आगे बात करते हैं आपतन बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण
पड़ती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब जिस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण गिरती है उस पृष्ठ के लंबवत जो हमारी रेखा होगी क्या होगी? लंबवत होगी, अभिलंब होगी। ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। इस पृष्ठ से टकराया, पर इस पृष्ठ के जो लंबवत वो जो लाइन होगी इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। बात करते हैं आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण, आपतित किरण ये हो गया, अभिलंब हो गया, इसके बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण क्या है हमारा? अभिलंब, हमारा अभिलंब है और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है? आर। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। आइए बात करते हैं आगे। परावर्तन के प्रकार, हमारे पास दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, एक बोलता है नियमित परावर्तन, एक होता है हमारा, दूसरा हमारा हो गया, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा नियमित परावर्तन हो गया, अनियमित या विसरित परावर्तन। दोनों में समझते हैं क्या डिफरेंस है। आइए देखते हैं। जब हमारे पास प्रकाश की किरण ऐसे आ रही हैं, सभी जैसे आ रही हैं वैसे जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले कंडीशन की, यानी हम बात कर रहे हैं नियमित परावर्तन में, तो हर एक का जो है अभिलंब क्या, सभी का अभिलंब क्या है? समांतर है। देखिए सभी का अभिलंब क्या है? समांतर है। यानी बहुत अगर चिकना कोई पृष्ठ हो तो उसे क्या बोलते हैं? उससे हमारा नियमित परावर्तन होता है। जबकि अगर खुरदुरा पृष्ठ हो तो उससे क्या होता है? अनियमित परावर्तन होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई प्रकाश किरण ऐसे निकल गई, यानी यहाँ पे अभिलंब तो ऐसा है, यहाँ पे अभिलंब ऐसे है, यहाँ पे अभिलंब ऐसे है, यहाँ पे अभिलंब ऐसे है, यानी कि हाँ जहाँ पे खुरदुरा पृष्ठ होगा वहाँ पे क्या होगा? अनियमित परावर्तन होगा। इसमें क्या होगा? सब में अभिलंब की दिशा अलग अलग होगी। हम बात करते हैं अनियमित परावर्तन के, इसके बहुत सारे उपयोग हैं, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला हमारा है, कमरे की खिड़की में लगा खुरदुरा कांच सूर्य से प्रकाश का विसरित परावर्तक करता है, जो हमें जो ज्यादा चकाचौंध से बचाता है। दूसरा हमारा क्या हो गया? अखबार खुरदुरे व सस्ते कागज पर छापे जाते हैं जिससे उस पर पड़ने वाले प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके तथा उससे छोटे छोटे अक्षरों को सुगमता पूर्वक हम लोग पढ़ सकें। चलिए, तो यानी इसके हमारे बहुत सारे फायदे भी हैं। आइए देखते हैं। यहाँ हमारे पास आता है परावर्तन के नियम। तो हमारे पास परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब, ये सारे क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे क्या गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ हो गया, मान लेते हैं हमने समतल में प्रकाश किरण डाला आई, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा कोण आई हो गया। अभिलंब हो गया आपतित किरण, ये हमारा क्या हो गया? परावर्तित किरण होगी, परावर्तन कोण हो गया हमारा, ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। ठीक है ना? ये तीनों क्या होंगे? एक ही समतल में होंगे। समतल का मतलब है अगर इस पृष्ठ पे आ रहा प्रकाश किरण ऐसे, तो इसी पृष्ठ में सब कुछ रहेगा। हमारा बोर्ड वाला जो समतल है, बोर्ड वाले समतल में ही सारा कुछ रहेगा। दूसरा नियम क्या है कि जो हमारा आपतन कोण है ना आई, ये बराबर होगा परावर्तन कोण आर के। ये हमारा दूसरा नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब देखो प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूं परिभाषा की, तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब भी वस्तु से प्रकाश की किरण आती है उसे हम बोलेंगे आपतित किरण। ये परावर्तन के पश्चात, मान लीजिए वस्तु है, ये आपको दिख रहा है, वो क्या रहा है? अगर प्रकाश किरण ऐसे आई, यहां से टकराई इससे, हमारी आंखों पड़ी, अगर रियल में हमारे पास आंखों में प्रकाश किरणें आ रही हैं तो वो हमारा क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। पर अगर क्या होगा? अगर हमारे पास प्रकाश किरण हमारे आंखों में आ नहीं रही है, आती हुई दिख रही है आभासी रूप से, उसे हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो देख लेते हैं, वस्तु को किसी बिंदु पर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण से उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण से बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या हो गया? देखें यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब में, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलते हों तो उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अब अगर ये आप कहीं आभासी रूप से मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? आभासी प्रतिबिंब। चलिए मैं इसका आपको उदाहरण दे रहा हूं। चलिए यहां समझते हैं। हमारे पास क्या है? एक समतल दर्पण है,
यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, तो यहाँ से अब इसका पैर इधर है, तो पैर से किरण यहाँ जाएगी, परावर्तन से इसकी आंखों में जाएगी। तो अब देखिए क्या होगा, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना इसका, वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। पर हमारे प्रकाश की किरण क्या हो जा रही है, उसके आंखों में परावर्तन के पश्चात तो जा रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दर्पण। हमारा पहला समतल दर्पण ही हो गया। समतल दर्पण क्या है, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल से एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए, यहाँ सिल्वरिंग होती है, अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरा पृष्ठ को क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, समतल दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण निम्नलिखित हैं, एक एक करके देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। सदैव क्या होता है, आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा हमारा क्या होगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा हमारा क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी वस्तु का दर्पण से दूरी हो। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण के अभिलंब होती है। चलिए मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। हमारे पास है समतल दर्पण, चलिए ये हमारे पास क्या है, समतल दर्पण है। अब हमें एक प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब बनाना है मुझे। ये हमारे पास है P, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहां से एक, अगर इसकी बात करूं तो अगर इसकी दूरी D है, यहां से A बिंदु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो D दूरी पे ही बनेगा। अब इसके बाद इसका क्या दूर है, ये दूरी, तो अब इस तरीके से P हमारा उल्टा बन जाएगा ऐसे। तो जितनी दूरी पे A है हमारा, अगर हमारा X दूरी पे है तो इसका A भी X होगा, अगर ये D दूरी पे है तो A भी क्या होगा, हमारा D दूरी पे होगा। इस तरीके से इसका प्रतिबिंब बनता है और इतनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही ऊंचाई पे बनता है। आइए बात करते हैं समतल दर्पण से संबंधित विशेष परिस्थितियां। समतल दर्पण से संबंधित मुख्य स्थितियां निम्न है। जब दो समतल के बीच का कोण थीटा हो तब प्राप्त प्रतिबिंब की संख्या। चलिए अगर मैं बात करूं, एक हमारा दर्पण ऐसा है, एक हमारा दर्पण ऐसा है, इनके बीच कोण थीटा है और यहाँ पे कोई वस्तु रखा गया है, तो कितनी इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो जो n बनेगा ना, देखिए n बराबर होता है 360 बटा थीटा। कितना होगा, 360 बटा थीटा, इतना हमारे पास प्रतिबिंब की संख्या होगी। पर ध्यान रखने वाली बात है तब होगी जब ये इसकी वैल्यू क्या विषम आ जाए। विषम मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं 360 और ये थीटा हो हमारा ना, वो आपका मेरा 4 हो जाए, तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री अगर हो जाए, क्या हो जाए हमारा 40 डिग्री, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 9, अगर 9 आ गया इसका मतलब क्या है, 9 प्रतिबिंब बनेगी इसके। ये देखिए 360 बटा थीटा सम आ जाए, मतलब अगर मान लो थीटा कितना होता, अगर थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री होता, तो एन की वैल्यू क्या होती, 360 बटा 30 12 आता, तो कितना प्रतिबिंब की संख्या जो होती है n-1 हो जाती है, यानी कितनी हो जाती है 12 - 1 यानी 11। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 360 अपान थीटा विषम है, तो अगर 360 अपान थीटा विषम है, यदि विषम है और इतना 360 बाई थीटा -1, यदि 360 बाई थीटा सम हो, ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन मैंने बता दिया। अब पुनः जब 360 बाई थीटा विषम है, तब जब 360 बाई थीटा विषम है तो क्या होगा, उसमें भी दो कंडीशन बनती है। पहला क्या, 360 बटा थीटा -1 तब होगा यदि वस्तु दोनों दर्पणों के कोण द्विभाजक पर सममित रूप से रखी हो, यानी अगर एकदम बीच में रखी हो, इतना इधर कोण बन रहा है उतना ही इधर बन रहा हो, एकदम बीच में रखी होगी तो कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अगर विषम होगी तब भी, अगर यहाँ पे 360 बाई थीटा होगा तब यदि वस्तु असममित रूप से रखी गई हो, मतलब इस लाइन के अलावा कहीं भी रखी गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं, ये तो हमारा सममित और असीमित कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब द्वारा उत्पन्न विचलन। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं विचलन के बारे में। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कि थीटा पर झुके दो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन, जैसे कि हमारे पास दो समतल दर्पण हैं, कितने कोण पे है, थीटा कोण पे है। अब एक समतल दर्पण ए हो गया, एक समतल दर्पण ए हो गया, प्रकाश किरण ऐसे आई, यहाँ गई, यहाँ से ऐसे निकल गई, जाना किधर था, इधर था, गई किधर, इधर गई, जो पूरा हमारा विचलन होगा ना। अब देखिए एक तो विचलन जाना इधर था, गई इधर,
एक विचलन हमारा ये हो गया, इसको बोलते हैं। अब फिर जाना इसको यहाँ पे था, कितना विचल गई, यहाँ डेल्टा टू विचल गई। तो जो कुल विचलन होगा पहला विचलन प्लस दूसरा विचलन, ये बराबर होता है कितने के, 360 माइनस 2 थीटा, मतलब इस कोण के 2 के बराबर होता है, यानी 360 माइनस 2 थीटा के बराबर होगा। अगर मान लेते हैं ये हमारा 30 डिग्री है, जो पूरा विचलन होता है कितना होता है, 360 माइनस 2 इंटू 30, यानी कितना होता है, 300 डिग्री का विचलन हो जाता। अब आगे बात करते हैं, एच ऊंचाई वाले एक व्यक्ति का अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए हमें कितने की हाइट की जरूरत होती है, h/2 की हाइट की जरूरत होती है। अगर हमारे पास, अगर हमारी हाइट मान लेते हैं कि 6 फीट है, तो अगर मुझे अपनी प्रतिबिंब पूरा देखना है समतल दर्पण के द्वारा, तो हमें 3 फीट का मिरर चाहिए, यानी हमें समतल दर्पण की जरूरत होगी। अगला बात करते हैं, यदि व्यक्ति एक कमरे के ठीक बीच में खड़ा होकर अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे समतल दर्पण को देखना चाहे, तो दर्पण की न्यूनतम आकार दीवार के आकार की 1/3 होनी चाहिए। ये भी आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अच्छा हाँ, अगर कोई समतल दर्पण से अगर कोई वस्तु, यहाँ पे समतल दर्पण है, ठीक है ना, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगी, तो ये भी क्या आएगा, हमारा प्रतिबिंब हमें 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जितनी दूर, अगर मैं मानता हूँ ये हमारा क्या है, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, इतनी दूरी पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा ना, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या हो रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, यानी जो हमारा वस्तु है, अगर उसका पोजीशन लिखें तो क्या होगा, इमेज की पोजीशन के बराबर होगा, पर क्या होगा, इधर ऋणात्मक दिशा में। अगर दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं अवकलन करेंगे टाइम के सापेक्ष, तो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी वस्तु का वेग आ जाएगा, बराबर क्या होगा, माइनस, यानी किसका, ये हमारा वस्तु का वेग हो गया, ये हमारा क्या, उसके प्रतिबिंब का वेग हो गया, पर अपोजिट दिशा में, यानी विपरीत दिशा में। यानी अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में ये वस्तु हमारा आएगा कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से। जब समतल दर्पण v चाल से स्थिर व्यक्ति की ओर गति करता है, तो क्या होता है, उसका प्रतिबिंब जो है वो 2b से गति करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर ये x दूरी आया, तो हमारा जो x दूरी आया, हमारा a जो है समतल दर्पण, तो अब क्या होगा, अगर पहले दूरी हमारे पास इनकी मान लेते हैं d थी, इनके बीच की दूरी, अब क्या होगी, दूरी d माइनस x होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, d माइनस x में बचेगा, पर ये जो दूरी होगी 2x के बराबर होगी, यानी इसको 2x चलना पड़ेगा, इसलिए क्या होगी, इसकी जो है वेलोसिटी 2b के बराबर हो जाएगी। आइए बात करते हैं यहाँ पे, जब समतल दर्पण के सम्मुख रखी किसी वस्तु स्थिर है, तब दर्पण वस्तु की ओर x दूरी पर चलता है, तो उसका प्रतिबिंब x दूरी पर विस्थापित हो जाता है। ये सारी चीज़ हमने अभी देख लिया, ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे तो देख ही लिया था। एक बार इसको और भी देख लेते हैं। समतल दर्पण से प्रकाश किरण का परावर्तन के लिए उत्पन्न विचलन क्या होता है, 180 माइनस 2 थीटा होता है। अभी हमने इसके पीछे देखा था एक चीज़, आपको याद होगा, यहाँ की कहानी अलग है। आप समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें कह रहा है कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के लिए उत्पन्न विचलन कोण क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा। ऐसा क्यों होगा, देखिए यहाँ पे, अगर प्रकाश की किरण यहाँ पे है, ये हमारा समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण आया, जाना इसको यहाँ पे था, कितना गया, इधर मुड़ जाएगा। अगर ये हमारा एक कोण अभिलंब के साथ थीटा बना रहा है, यानी आपतन कोण थीटा है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। ये कितना विचलित हुआ, ये हमारा विचलन हुआ, ये पूरा कोण कितना होगा, 180, और ये कितना है, 2 थीटा, यानी विचलन कितना हो गया, 180 माइनस 2 थीटा, इतना विचलन होता है। अब बात करते हैं, उसके बाद लिखा गया, जब स्थिर समतल दर्पण की ओर वस्तु x दूरी चलती है, तो क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब है वो भी क्या होगा, x दूरी में विस्थापित होगी। ये तो सारी चीज़ हमने देख लिया है एक एक करके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक उदाहरण से। एक मनुष्य क्या कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता, समतल दर्पण को दौड़ता है। चलिए, एक मनुष्य कितने से, 15 मीटर पर सेकंड से की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है, तो इसका प्रतिबिंब की चाल होगी, तो इसकी प्रतिबिंब क्या चाल क्या होगी, 15 मीटर पर सेकंड होगी। पर अगर इधर दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब किधर दिखेगा, इधर दिखेगा। यानी अगर आप दर्पण की तरफ दौड़ रहे हो, तो आपको दिखेगा कि वो भी आप ही की तरफ आ रहा है, आप ही की तरफ आ रहा है। इस तरीके से आप समतल दर्पण में अपने देख भी सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं,
बात करते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है, एक जो है किसी गोले का एक भाग होता है जिसे काट कर बनाया जाता है। एक गोला है पूरा, पहले गोला था, गोलो क्या किया, काट दिया गया, काट क्या किया गया, एक तरफ क्या किया गया, यहाँ पे पॉलिश कर दिया गया, ये हमारा बन गया गोली दर्पण। तो देखिए हमारे पास गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है अवतल दर्पण, दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जो उभरा हुआ भाग है उसको कलई कर देते हैं। उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में बाहर अंदर वाला भाग को कलई कर देते हैं, बाहर वाले भाग से परावर्तन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है। इसको अवतल दर्पण बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब यहाँ देखिए इसके बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। देखिए ये हमारा जहाँ पे वस्तु आता है, पहले बात करूँ इसका, ये हमारा जो दर्पण है इसके मध्य भाग को, इस बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। आइए एक डिफिनेशन को समझते हैं। पहला हमारा हुआ गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पोल ऑफ मिरर। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। अब देखिए जिस गोले को काट के बनाया गया है, किसी गोले को तो पूरा गोला ऐसा रहा होगा हमारा, इसको काट के बनाया गया है, यहाँ पे क्या पॉलिशिंग कर दी गई है, इसके जो केंद्र होगा ना, केंद्र को क्या बोलते हैं, इसके केंद्र को जिससे मिलकर बना हुआ है उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। यानी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिससे जिस खोखले का भाग होता है उस गोले का केंद्र क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से दिखाते हैं। आइए बात करते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वही देखिए पोल और इसकी जिस गोले से मिलकर बना होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये हमारा आर हमारा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब बात करते हैं अभिलंब क्या होगा। अब देखिएगा अभिलंब की बात ऐसी है, केंद्र से जाने वाली कोई भी लाइन, केंद्र से जाने वाली कोई भी लाइन, कोई भी रेखा जो है ना, उस दर्पण के क्या होगा, अभिलंब होगा। ये जो भी लाइन केंद्र से जाएगी इसके, वो दर्पण के हर केंद्र से कोई भी जाने वाली लाइन क्या होगी, दर्पण के अभिलंब होगी। ये भी अभिलंब होगा, ये भी अभिलंब होगा, ये भी अभिलंब, अभिलंब और अभिलंब, इस तरीके से हमारा अभिलंब हो गया। बात करते हैं इसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है। देखिए हमारे पास ये दर्पण है ना, दर्पण का ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, उसका वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण का द्वारक, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। यानी गोल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का व्यास को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। आगे बात करते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, तो यानी मुख्य फोकस इस तरीके से समझेंगे कि जो हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं, या जिस बिंदु पे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तल दर्पण में प्रकाश ऐसे जा रहा है, अब परावर्तन ऐसे होगा ना, इसका परावर्तन ऐसे होगा, ये जहां मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं उसे बोलेंगे फोकस। यानी इसका जो फोकस होता है वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, आभासी होता है। चलिए बात करते हैं फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी सिंपल सी बात है, ध्रुव और जहां पे फोकस के बीच की, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। एफ दिखाते हैं। फोकस तल क्या होता है, इस फोकस दूरी जो बिंदु है ना, इस अगर मान लो फोकस बिंदु ये है, ये हमारा एक दर्पण हो गया, गोली दर्पण, ये बिंदु है, ये जो हमारा समतल होगा ना, इस समतल को क्या बोलेंगे, इस तल को बोलेंगे फोकल तल। इस तल को क्या बोलेंगे, फोकल तल बोलेंगे। बात करते हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। अब आइए देखते हैं हमारे पास किसी वस्तु का गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए निम्नलिखित 3 नियम दिए गए हैं। एक एक नियम देख लेते हैं। तो पहली चीज, तो पहला नियम क्या है हमारा, पहला नियम है कि अगर कोई भी रेखा, कोई भी प्रकाश की किरण, चलिए कोई भी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगा, मुख्य अक्ष से, सॉरी मुख्य फोकस से जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहां से जाएंगे, मुख्य फोकस से जाएंगे। या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहां से लग रहा है ना, आती हुई प्रतीत हो रही है, इधर जा रहा है, पर अगर पीछे मिलाएंगे तो यही आएगा ना। ये कहानी है। तो हमारा पहला तो इस तरीके से हम बनाएंगे। दूसरा हमारा क्या है, दर्पण द्वितीय नियम। द्वितीय नियम ये है कि जो भी प्रकाश की किरण फोकस से होके जाएगी, देखिएगा यहां देखिए, जो भी प्रकाश की किरण फोकस से होके जाएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है ना। तीसरा जो हमारा नियम है वो है, जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाएगी वो क्या होगी, वो इस दर्पण पे अभिलंब होगी। तो यानी जैसे आई है
वैसे निकल जाएगी। ये 3 रेखाओं की मदद से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए हम लोग अलग अलग दूरी पे रखेंगे वस्तु को और देखेंगे उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। आइए देखते हैं पहली स्थिति क्या है। अगर हमारा वस्तु अनंत पे रखा हो, देखिए तो क्या होगा, तो अनंत पे अगर रखा है तो पहला एक हम डालेंगे प्रकाश किरण, कहाँ पे, एक प्रकाश किरण डालेंगे उसके फोकस पे। जो फोकस पे जो भी प्रकाश किरण आएगी वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, निकल गई, ठीक है ना। अब बात करें दूसरी जो प्रकाश किरण डालेंगे वो जाने जैसे केंद्र पे, जो केंद्र से होके यानी वक्रता केंद्र से होके जाने वाले प्रकाश किरण परावर्तन इस पे अविलंब होगा, यानी जैसे प्रकाश किरण आई है वैसे निकल जाएगी। अब जो यहाँ पे एक परावर्तन हुआ है और एक परावर्तन यहाँ पे हुआ है, परावर्तित किरण जहां जिस बिंदु पे मिलेंगी वहां क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी अनंत पे अगर कोई वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। अनंत पे वस्तु बहुत बड़ी है, यहाँ क्या बन रहा है, छोटी बन रहा है और उल्टा बन रहा है। चलिए दूसरा बात करते हैं, स्थिति दूसरी की बात करते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया, अगर वो अनंत और वक्रता के केंद्र के बीच में रखा गया है वस्तु, हम क्या करेंगे, पहला जो हम डालेंगे प्रकाश की किरण वो कैसे डालेंगे, वो डालेंगे सीधा यानी मुख्य अक्ष के समांतर, ताकि परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाए, ये मुख्य फोकस से जाए। मुख्य फोकस से गया, दूसरी प्रकाश किरण कहाँ डालेंगे, उसके केंद्र पे डालेंगे, ताकि क्या हो, जैसे प्रकाश किरण गई है वैसे वापस आ जाए। देखिए एक तो परावर्तित किरण ए हो गई और एक परावर्तित किरण ए हो गई, जहां मिल रही वहां क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यानी अगर अनंत और सेंटर उसे यानी वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्थिति थर्ड की। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो इसका वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, समान ऊंचाई की, जितना बड़ा ए होगा उतना ही बड़ा ए होगा और उल्टा बनेगा। चलिए बात करते हैं अगला। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होगा, अगर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। पर क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है, बड़ा, उल्टा और पीछे। उसके बाद हमारा है 5, अगर हमारा मुख्य फोकस पे वस्तु रखा गया है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, अनंत पे बनेगा। क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्थिति अगली। अगला हमारा जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो क्या बनेगा इसका। अब देखिए एक तो हमने प्रकाश किरण क्या डाला, यहाँ पे सीधा डाला मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण ऐसे डालेंगे ताकि यहाँ पे अभिलंब पड़े, और कहाँ जाए, इसके वक्रता केंद्र से जाए। देखिए अब ये दोनों प्रकाश किरण दूर दूर हो रही हैं, पास नहीं हो रही, दूर, अब कहीं नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, पीछे। यानी इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, बड़ा बन रहा है और सीधा बन रहा है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है कि करके देखते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति बनती है। अगर मैं बात करूं स्थिति की, पहली स्थिति क्या है कि अगर हमारा वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। देखिए कैसे, अनंत पे है तो क्या किया हमने, एक प्रकाश किरण ऐसे डाली। अब हमने कहा हमारे पास 3 नियम है। पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है। दूसरा हमारा क्या, अगर हम कोई भी हमारे पास प्रकाश की किरण, अगर मान लेते हैं हमने पहले ए प्रकाश की किरण डाला, ये देखिए ए, ठीक है ना, होगा क्या, जो प्रकाश की किरण सीधा मुख्य अक्ष पे जा रही हैं वो क्या होंगी, वो समांतर हो जाएंगी। बट अगर अनंत पे वस्तु रखा गया तो अनंत प्रकाश की किरण जो आ रही है ना वो परावर्तन, क्योंकि ये दोनों समांतर दिखेंगे, परावर्तन पश्चात क्या हो जाएगी, इस तरीके से दूर जाएंगे और कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिल जाएंगे, यानी हमारा बन जाएगा प्रतिबिंब। दूसरी स्थिति ये है कि अनंत और किसी बिंदु के बीच रखा जाए तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है। देखिए कैसे बनता है, मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु रखा गया है तो पहला नियम क्या है, हम लोग वस्तु जो प्रकाश डालेंगे वो डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जो जाने वाली प्रकाश किरण है परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से जाती है। अब यहाँ मुख्य फोकस पे तो नहीं जाएगी क्योंकि अंदर जा नहीं सकती, पर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम लोग केंद्र पे डालेंगे, केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण क्या तो वैसे लौट जाएगी। अब ये जो दोनों लाइन है ना, कहाँ परावर्तन के पश्चात कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है ना, तो यहाँ बनेगा, आभासी बन रहा है, छोटा बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो इस तरीके से 2 ही प्रतिबिंब बनता है। अब वो सारे प्रतिबिंब को हमने एक उसमें दिखा दिया ताकि आप इसको एक बार देख पाओ। जो जो हमने बताया है सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। जो हमारा अगला आर्टिकल है उसको बोलते हैं संयुग्मिक फोकस। यह है क्या,
संयुग्मिक फोकस मतलब ये समझो कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मिक फोकस कहते हैं, जिनमें से एक बिंदु पर, ध्यान रखने वाले, रखी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दूसरे बिंदु पर दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। जो चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं, आइए हम इसको डायरेक्ट इसको बताते हैं। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी हमारे पास ये मुख्य अक्ष है ना, इसके इधर जो भी वस्तु की दूरी नापना होगा किसमें नापेंगे, निगेटिव में। इस मुख्य अक्ष के इधर वाले जो भी वस्तु को की दूरी नापेंगे हम लोग, चाहे यहाँ प्रतिबिंब जो भी बन रहा है यहाँ पे, इसको क्या मानेंगे, धनात्मक मानेंगे। इसके ऊपर ये जो हमारे पास मुख्य अक्ष है ना, इसके ऊपर अगर वस्तु रखी गई चाहे इधर चाहे इधर, इनको क्या मानेंगे, धनात्मक मानेंगे। अगर नीचे है इसका मतलब क्या है, इसकी वस्तु की जो लंबाई होगी क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। क्या मानेंगे, ऋणात्मक। तो यहां समझ लीजिए कि इसको मैं इस तरीके से बताता हूं। चलिए, हमारे पास दर्पण है एक, तो यहां पे इधर की जो भी दूरी नापेंगे आप, वस्तु की दूरी, वो क्या नापेंगे, ऋणात्मक, और इधर की क्या, धनात्मक। अब बात करते हैं ऊंचाई, अगर इधर रखी गई है इसके ऊपर, तो ऊंचाई को हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। और इसके नीचे क्या होगा, नीचे कोई दूरी को क्या लेंगे, ऋणात्मक। अगर यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अगर वस्तु ऐसा रखा गया है ऊपर, तो वो हमारा धनात्मक होगा उसकी लंबाई। अगर उसकी प्रतिबिंब ऊपर ही बन रहा है तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब की भी लंबाई क्या होगी, धनात्मक होगी। पर ये दूरी क्या होगी, इसकी दूरी धनात्मक होगी, इसकी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। चलिए आगे बात करते हैं। चिन्ह परिपाटी हमने खत्म कर दिया, सिंपल सी बात है, बहुत छोटा सा आर्टिकल था, मैंने सारा कुछ उसका बता दिया। आइए बात करते हैं, ये हमारा हो गया ना। अब बात यहां पर करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि किसको धनात्मक मानेंगे, किसको ऋणात्मक मानेंगे, डायरेक्ट याद करने के लिए। अब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दिया है और यहाँ पे अवतल दर्पण दिया है। चलिए मैं दोनों को बना दे रहा हूं। ये हमारे पास अवतल दर्पण हो गया। चलिए, ये हमारे पास उसका ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, उक्ता केंद्र हो गया, और हमारे पास ये हो गया उत्तल दर्पण। यहां पे इसकी फोकस ये होती है, वक्रता केंद्र ये होता है। ठीक है ना। अब पहली चीज क्या है, फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी इसकी क्या होगी, अवतल दर्पण की ऋणात्मक होगी। देखिए इधर है ना, इधर ऋणात्मक, जबकि इसकी क्या होगी, धनात्मक। दूसरा हमारा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या, इसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और इसका क्या होगा, इधर है, इधर धनात्मक मानते हैं, धनात्मक। इसका क्या होगा, वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण का धनात्मक और अवतल दर्पण का ऋणात्मक। वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु आप यहां रखोगे तो क्या होगी, दूरी ऋणात्मक होगी इधर, और यहां भी क्या रखोगे, इधर ही वस्तु रखोगे, दोनों में वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, देखिए इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, इसका वो किधर बनता है, ये इधर ही बनता है, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसका आभासी प्रतिबिंब इधर बनता है, पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो क्या होगा, लागू नहीं। आभासी प्रतिबिंब की दूरी, अब इसकी जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, वो इधर बनता है, वो क्या होगी, धनात्मक होगी, अवतल दर्पण की, तो क्या होगी, धनात्मक। अब इसकी आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, इधर ही बनती है, तो ये भी क्या होगी, धनात्मक होगी। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी इसकी क्या होती है, इधर ही बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी ऋणात्मक होगा, इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता नहीं, इसलिए लागू नहीं। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई क्या होगी आभासी प्रतिबिंब की, इधर होती है, इसकी बनती है, धनात्मक बनेगी, और इसकी भी क्या इधर ही बनती है, दोनों की धनात्मक होगी। ठीक है, ये कहानी खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस दूरी में संबंध। संबंध क्या होता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, वो फोकस दूरी के आधे के बराबर होती है, ये हमारे इनके बीच संबंध होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक क्वेश्चन की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो R = क्या होगा, 2F, 2 × 10 कितना हो गया हमारे पास, 20 मीटर। आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोली दर्पण के लिए U, V और F में संबंध। U क्या होता है, देखिए बस यहाँ रखी गई ना, ये जो दूरी होगी ये U होगी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये दूरी क्या होगी, V होगी, और ये हमारा क्या है, फोकस दूरी क्या होगी, ये हमारी फोकस दूरी है, ये हमारा क्या F है। इन तीनों में जो संबंध होता है वो क्या होता है, 1/V + 1/U = क्या होता है, 1/F होता है, ये आपस में इनमें संबंध होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेखीय आवर्धन। अब रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन का मतलब हो गया कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु की लंबाई O और प्रतिबिंब की लंबाई I हो तो
रेखीय आवर्धन क्या होता है, I/O होता है। चलिए मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ होता क्या है रेखीय आवर्धन। हमारे पास एक जो है दर्पण है, अवतल दर्पण है। मैं मानता हूँ यहाँ हमारे पास फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र है। अगर यहाँ वस्तु रखी गई है तो ये हमारे वस्तु की लंबाई H0 लिखो या O लिखो। अब यहाँ पे गया प्रकाश किरण, क्या हुआ, अपवर्तन के पश्चात फोकस से गया। दूसरा हमने प्रकाश किरण यहाँ डाल दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी वक्रता केंद्र से, तो अपवर्तन भी इधर ही, सॉरी परावर्तन भी इधर ही हो गया, तो यहाँ बन गया जो है प्रतिबिंब। तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई मैंने मान लिया I, तो जो हमारा m होगा ना वो I/O होगा, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और बटा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, या मैं बोलूं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। अगर आवर्धन का परिणाम 1 के बराबर हो, इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। अगर आवर्धन 1 से ज्यादा हो तो क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से ज्यादा होगी, यानी वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार जो होगा वस्तु के आकार से ज्यादा होगा। अगर 1 से कम हो, इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार छोटा है, किससे, वस्तु के आकार से। आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन जो सूत्र होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेखीय आवर्धन के लिए m = होता है वस्तु की लंबाई अपन, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई, इसको क्या लिखते हैं, -b/u लिखते हैं। क्या लिखते हैं, -b/u। -b क्या है, ये है पोल से प्रतिबिंब की दूरी, और ये हमारा का u क्या है, पोल से यानी ध्रुव से वस्तु की दूरी। ये हमारा होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, हमारा ध्रुव से वस्तु की दूरी होता है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा था, उत्तल दर्पण के लिए भी रेखीय आवर्धन का सूत्र यही होता है। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा रेखीय आवर्धन जो होता है 1 से छोटा होता है, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। अब स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे कौन सा दर्पण हमारा अवतल है, कौन सा उत्तल है। तो ध्यान, जब हम टच करेंगे, अगर हमें, जब हम उसको हाथ से स्पर्श करेंगे, अगर हर एक जगह क्या हो, देखिएगा, अगर हर जगह क्या हमें एक ही जैसा महसूस हो, इसका मतलब क्या है, अवतल दर्पण है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इस विधि द्वारा वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण से ही पहचान की जा सकती है। इसके लिए दर्पण का ऊपर लकड़ी का एक पैमाना रखते हैं। यदि पैमाने दर्पण के सही जगह पर स्पर्श करें तो दर्पण समतल होगा। यदि पैमाना दर्पण को किनारे पर स्पर्श करें तथा बीच का भाग दबा हुआ हो तो क्या होगा, दर्पण अवतल होगा। यही यदि पैमाने के बीच का भाग को स्पर्श करे तो किनारे पर उठा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, मतलब क्या, उत्तल दर्पण होगा। ये कहाँ, किनारों पे स्पर्श कर रहा है, नहीं अवतल दर्पण। ये हर जगह क्या स्पर्श कर रहा है, यानी हमारा समतल दर्पण। अब बात करते हैं प्रतिबिंब को लेकर। प्रतिबिंब के आधार पर हम बता सकते हैं, अगर किसी से हमेशा सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बने और छोटा बने, इसका मतलब क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है। अगर किसी से वास्तविक प्रतिबिंब बने, आभासी भी बने, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या बने, बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, और आभासी प्रतिबिंब बड़ा बने तो हमारा क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। तीसरा हमारा समतल दर्पण, अगर वस्तु का समान आकार का जो है प्रतिबिंब बने और समान दूरी भी बने और हमेशा क्या होगा, आकार समान हो तो क्या होगा, हमारा अवतल दर्पण होगा, सॉरी समतल दर्पण होगा, समतल। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण का उपयोग। दर्पण के उपयोग बहुत सारे हैं, ठीक है ना। हमारे पास अगर मैं दर्पण के उपयोग के बारे में बात करूं तो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश के किरण परावर्तित करके डॉक्टर आंख, दांत, नाक आदि का निरीक्षण करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि सब क्या हो, फोकस से प्रकाश की किरण आ जाए। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप और रोड में किया जाता है ताकि क्या हो, प्रकाश किरण को क्या करे, दूर दूर ले जा पाए। अब बात करते हैं मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमर आदि के लैंपों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जाए, यानी काफी दूर तक क्या हो, लाइट हमारा फैले। और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का स्थान पर परवलयाकार दर्पण प्रयोग किया जाता है, जिससे कि एक तीव्र समांतर विस्तृत परिच्छेद वाला प्रकाश पुंज प्राप्त हो। उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे जो बाइक और कार में जो शीशा लगा होता है, साइड ग्लास, वो हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग स्कूटर, मोटर कार आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिसके पीछे की ओर से काफी बड़े क्षेत्र से स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गली और बाजारों में लगे हुए लैंपों के परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली और सड़कों में काफी क्षेत्र में फैला रहे।
अब देखिए तो हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग हो गया।